नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड का जो मैथ क्लास 9th का जो मैथ है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर संख्या पद्धति था उसको पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं और उसमें लगभग 6 से 7 क्लास हो चुका है। हमको विश्वास है कि आप लोगों ने जो देखा होगा अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो आज हम लोगों को जो पढ़ना है, जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनॉमियल यानी बहुपद, उसको जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, कि मतलब कितने प्रकार का होता है, उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है। तो हम लोग आज हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बहुपद। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो बहुपद। हेडिंग नहीं डालना, हेडिंग डालने से पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख देंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को जो दो टर्म होता है चर और अचर, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही नहीं जान पाते कि चर क्या है, अचर क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है। ठीक है। चर, तो आप लोग लिख लीजिए चर। चर क्या है, जैसे ए बी सी डी, यानी कोई भी अगर बहुपद लिखा रहेगा या कोई समीकरण लिखा है जिसका मान चेंज हो जाता है तो चर का मतलब क्या हुआ। जब कोई भी बहुपद लिखोगे या समीकरण लिखोगे तो उसमें जो जिसका मान चेंज हो जाता है वही तुम्हारा चर होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 2x + 10 = 0, ये क्या है, तुम्हारा एक समीकरण है। अभी जब इसको सॉल्व करोगे, ये 10 है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो किस तरह सॉल्व किया जाता है, अगर बराबर लगा हो, ठीक है, तो बराबर की इस साइड में कोई भी अगर अचर संख्या लिखा हो, जैसे ये क्या है, ये x तुम्हारा चर हो गया। ठीक, और तुम्हारा 10 क्या हो गया, अचर हो गया। अचर का मतलब होता है जिसका मान ना बदले। यहाँ पर 10 है तो 10 को जब उस साइड में लिखोगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये प्लस में है तो इधर क्या नाम के बराबर के उस साइड में जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो -10 हो गया। फिर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा है, अगर दो संख्या साथ में अगर लिखी हुई है 2x, तो इन दोनों के बीच में लगा है गुणा का साइन। ठीक, तो जब गुणा का साइन लगा है तब जब इस साइड में जब जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर भाग का साइन लगा रहता तो इधर जाता गुणा होता, गुणा का साइन लगा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यानी -10/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, x = 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो x का मान 5 आया। इसी तरह मान लीजिए 2x और +5 लिखा आपने, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो फिर उसी तरह करना है। क्या करोगे, 5 को उस साइड में भेजो, तो 5 को उस साइड में भेजोगे तो प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 2x, अभी x का मान आपको निकालना है, गुणा का साइन लगा हुआ है, उस साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -5/2। अब इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर x का मान क्या आया, 2, सॉरी, x का मान तुम्हारा आ गया है 105, और यहाँ x का मान क्या है, यहाँ x का मान है तुम्हारा 5/2। यानी ऐसी संख्या, मतलब जो भी बहुपद में x y z या ABCD लिखा रहेगा जिसका मान तुम चेंज कर सकते हो, वही तुम्हारा क्या होता है, चर होता है। और जैसे यहाँ पर अगर 10 लिखा था, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन समझो, 3x + 10 लिखा है 0। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -10, 3x बराबर -10, x बराबर क्या हो गया, -10/3। यानी कोई संख्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी संख्या लिखोगे तो वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज नहीं होता है वो होता है अचर। अचर यानी नॉन वेरिएबल। ठीक, जो नहीं चेंज होता है वो नॉन वेरिएबल होता है, जो नहीं चेंज होता है उसको नॉन वेरिएबल, यानी जिसका मान नहीं चेंज होगा, जो गिनती लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या लिखा हो तो वो क्या हो गया, अचर है। और एक्स वाई जेड या ABCD लिखा रहेगा समीकरण में, ठीक है, या बहुपद में, तो क्या होगा तुम्हारा चर। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा, पहले चर और अचर सीखे। अब इससे जो संबंधित है बहुपद क्या होता है, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो अब जो आज टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वो हेडिंग आप लोग डालिए बहुपद। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग को हेडिंग डालना है, यानी आप लोग हेडिंग डालिए बहुपद। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार, सॉरी, बहुपद का परिभाषा, बहुपद का परिभाषा। ठीक, बहुपद का परिभाषा, तो आप लोग लिख लीजिए बहुपद का परिभाषा। बहुपद
एक प्रकार बहुपद एक प्रकार का बीजगणितीय कथन बीजगणितीय कथन होता है जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद का परिभाषा क्या है? बहुपद का परिभाषा है कि मतलब बहुपद एक प्रकार का बीजीय कथन होता है जिसका जो चर होता है उसका जो घात होता है वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो पहले आप लोग को पूछना चाहिए कि सर मतलब ये जो बीजगणितीय कथन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले जानोगे कि बीजगणितीय कथन क्या होता है। कोई भी बीजगणितीय कथन जैसे मान लीजिए आप लिख लीजिए 3x का पावर 2, ठीक, 4x का पावर 3 + 2x + 1। बीजगणितीय क्या होता है? हम लोग पहले जानेंगे कि बीजगणितीय रूप किस तरह होता है, बीजगणितीय को मतलब किस तरह पहचानेंगे कि बीजगणितीय है कि नहीं है। तो बीजगणितीय रूप होने का मतलब होगा चर और अचर मिलकर बीजगणितीय रूप बनाते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 क्या हो गया? तुम्हारा अचर हो गया, क्योंकि 3 का मान नहीं बदल सकते हो, इसमें x का ही मान बदल सकते हो। अगर x का मान बदल सकते हो तो तुम्हारा चर हो गया, ये अचर हो गया। ये चर और अचर एक साथ लिख दिया आपने। ठीक है, तो क्या हो गया? ये बीजगणितीय रूप है। आप इसको माइनस के रूप में भी लिख सकते हो, -2 लिख दिया। ठीक, तो क्या हो गया? तुम्हारा क्या है? बीजगणितीय कथन है। तो बीजगणितीय कथन का मतलब ये हुआ कि चर और अचर मिलकर जो चर अचर मिलकर बीजगणितीय रूप बनता है, यानी बीजगणितीय कथन बीजगणितीय के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में चर और चर मिलकर क्या होता है? चर और चर मिलकर बीजगणितीय रूप बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम आप लोग को जानना है कि पूर्ण संख्या। अब यहीं पर समझ लेना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3x का पावर -2, तो 3x का पावर माइनस उसका घात कितना है? -2 में है, यानी माइनस में है। तो ये बीजगणितीय रूप में है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद के परिभाषा में ये लिखा गया है कि एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है हमारा 0, 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट, यानी 0 से लेकर अनंत तक, यानी जो प्लस वाले जितनी भी संख्या हैं वो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक। और बीजगणितीय क्या नाम है कि डिफिनेशन में तो यही लिखा गया है कि जो बहुपद होगा उसका जो घात होगा वो प्लस में होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन जो बीजगणितीय रूप होता है उसमें प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 3x के पावर -2 लिखा हुआ है तो बीजगणितीय रूप में है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद तभी होगा जैसे 3 है, 3 है, 3x का पावर 2 हो गया, तो x तुम्हारा क्या है? पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर प्लस वाले में आ रहा है, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में 2 आ रहा है ना, माइनस में नहीं है। तो तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा बहुपद है। तो जो बीजगणितीय बहुपद में अंतर बस इतना ही है कि चर और अचर मिलकर बीजगणितीय रूप बनता है। और अगर बीजगणितीय रूप में का जो घात होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद बीजगणितीय की तरह तो लिखा रहेगा, यानी देखने में बीजगणितीय के रूप में ही रहेगा, लेकिन उसका जो घात होगा वो क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कितना भी रहेगा, माइनस वाला नहीं होना चाहिए बस। अगर माइनस लग गया तो आप ये समझ लीजिए कि बीजगणितीय रूप में तो है लेकिन क्या वो बहुपद नहीं है। तो अब हम लोग डालेंगे हेडिंग, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या? बहुपद के प्रकार। ठीक, परिभाषा तो होगा कि बहुपद का परिभाषा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। तो आप लोग अब लिखिए बहुपद का प्रकार। आप लोग हेडिंग डालिए बहुपद दिख रहा है बड़े भाई?
अब आप लोग हेडिंग डालिए बहुपद के प्रकार। ठीक, तो बहुपद को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर कर समझ सकते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हो घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक, अब घात के आधार पर पहले लिख लो जो उसके प्रकार में रेखीय बहुपद, पहला रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। ठीक, अब देखिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चर अचर, चर के बारे में जाने, अचर के बारे में जाना हम लोग जाने, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, बहुपद के परिभाषा। अब बहुपद के प्रकार में बहुपद को दो भाग में डिवाइड किए, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो कोई भी अगर बहुपद लिखा रहेगा, ऐसा बहुपद जिसका घात जो है, घात क्या होता है, घात तो हम लोगों ने पिछली क्लास में घात के बारे में ही पढ़े थे। तो आप लोग अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि घात क्या होता है। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है, जो क्या नाम है कि जो रेखीय बहुपद होता है। ठीक, तो रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 3x+2। ठीक, तो उदाहरण करके लिख सकते हो, उदाहरण डाल दो 3x+2। अब आपको इसमें अचर वाले पार्ट को नहीं देखना है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 तुम्हारा अचर है, 3 भी अचर है, x तुम्हारा चर है। तो जिसके साथ में x लगा रहेगा, केवल x y z जो भी मतलब अल्फ़ाबेट के रूप में लिखा रहेगा उसको देखना है। ठीक, यानी जो वेरिएबल हो, यानी जो चर हो, जिसका मान आप चेंज कर सकते हो, उसको देखना है। ठीक, अगर उसका पावर 1 है तो क्या हो गया तुम्हारा रेखीय बहुपद हो गया। तो x का पावर कितना है, यानी x का घात कितना है, 1 है, तो तुम्हारा क्या हो गया, एक बहुपद। जैसे यहाँ पर लिखा रहता 5x, तो यहाँ पर भी देख लो 5 लिखा हुआ है और x लिखा है, x का पावर कितना है, 1 है, तो क्या हो गया रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद का मतलब यही हुआ, ऐसा बहुपद जिसका केवल घात आपको देखना है, कुछ करना नहीं है, घात आप देख लीजिए। अगर एक घात है तो रेखीय बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद में यही है, आप अधिकतम घात देखना है कि कितना है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, इसका उदाहरण डाल के लिखो 3x⁻2 5x+1। ठीक, यहाँ पर x का पावर कितना है, ये चर है, ये चर है, यहाँ पर x का घात है 1, यहाँ पर x का घात 2। ठीक है, तो आपको केवल अधिकतम घात देखना है, यानी सबसे ज़्यादा घात कितना है। तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2, तो क्या हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसी तरह और लिख लो 6y का पावर 2 + 5। आपको यहाँ पर देख ला है 5 6 लिखा हुआ है, y लिखा है, y तुम्हारा क्या है, चर है। ठीक है, आपको पहले चर ध्यान देना है, फिर उसका घात देखना है कि जहाँ जहाँ चर आया है उसमें सबसे अधिक घात किसका है, कि मतलब किसका नहीं, कितना है। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो तुम्हारा क्या हो गया, बहुपद मतलब द्विघाती बहुपद हो गया। इसी तरह आप लिख सकते हो, मान लीजिए आपने लिखा 7y का पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, अधिकतम घात कितना है y का, 2, तो तुम्हारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। इसी तरह त्रिघाती मतलब अधिकतम घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। तो आप लिख लीजिए 5 x का पावर 3 + 2 6 x का पावर 4 + 3, मान लीजिए लिख दिए x+1। ठीक, आपने जैसे इस तरह का क्या नाम है कि बहुपद लिखे, तो आपको यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा चर है, ये चर है, ये चर है, यहाँ पर चर का घात कितना है, 1 है, यहाँ पर चर का घात कितना है, 2 है, यहाँ पर चर का घात कितना है, 3 है। ठीक, तो इसमें अधिकतम घात देखना है। अगर अधिकतम घात पता चल जाए तो वो पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह है। तो अधिकतम घात 3 है, तो तुम्हारा क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल लिख लो, मान लीजिए 7y का पावर 3 + 6y2 + 5y + 3। ठीक है,
यहाँ पर भी देखो अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो आपको ये सब काउंट नहीं करना है, केवल जिस आपको देख लेना है अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब हम लोगों ने घात के आधार पर बांटा था कि रेखीय बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, तीन घाती बहुपद। अब ये 3 घात तक है। अगर 4 घात, उसका अधिकतम घात 4 होगा तो चतुर्थ घात बहुपद बोला जाएगा। 5 होगा तो उसका भी उसी के हिसाब से नाम रहेगा। 6 होगा तो उसी के हिसाब से नाम होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन तक देख लिया, यानी त्रिघातिक तक देख लिए। इसी तरह जितने भी घात आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा बहुपद का नाम दिया जाएगा। 4 रहेगा तो चतुर्थ घात बहुपद बोला जाएगा, 5 रहेगा तो 5 के हिसाब से जो भी नाम होगा वो बोला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने घात के आधार पर देख लिया, अब हम लोगों को देखना है पद के आधार पर, ठीक है। पद को किस तरह पहचानोगे, जैसे लिखा है 3x, तो ये तुम्हारा एक पद हो गया, ठीक है। एक पद हो गया, यानी एक पदीय बहुपद है ये। इसको पहले लिख लीजिए, एक पदीय बहुपद, ठीक। एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद, ठीक है। हम लोग घात के आधार पर देख चुके हैं, पद के आधार पर देख रहे हैं। एक पदीय बहुपद का मतलब मान लीजिए 5 x आपने लिखा 5x, तो इसमें कितने पद है, एक पद है, ठीक। इसके साथ में अगर आप प्लस लगा दोगे या माइनस लगा, मान लीजिए प्लस लगाकर 3 लिख दिया आप, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो 2 पद हो गया, ठीक है। मान लीजिए 6 लिखते, -2 लिख देते, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो एक पदीय बहुपद मतलब ऐसा बहुपद लिखोगे जिसका केवल एक ही पद हो, ठीक है। तो ये हमने तो केवल ये बता दिया कि पद किस तरह पहचानोगे, यानी कोई भी बहुपद लिखोगे उसमें जितने बार प्लस माइनस लगाओगे उतना पद रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखे थे आप, यहाँ पर 1 लगा देते, फिर लिख देते 3, तो यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस, यानी 1 2 3, यानी 3 पद हो जाता है, ठीक है। तो हमने केवल ये बताने का प्रयास किया कि पद किस तरह पहचानोगे, यानी जहाँ पर प्लस माइनस यूज होगा जितनी बार उतना ही पद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कि एक पदीय बहुपद किस तरह होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, एक पदीय बहुपद है। इसी तरह मान लीजिए अब कुछ भी लिखोगे, 2y लिख दिए, एक ही पद है, तो क्या हो गया, ये एक पदीय बहुपद है। तो उदाहरण करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है। जैसे 3x हो गया, 2y हो गया, 5t, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो एक पदीय बहुपद होगा। 2 पदीय बहुपद, अभी देखो यहाँ पर अगर, अच्छा एक बार पद में ये समझो, जैसे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 3 के पावर 2, अब 3 के पावर 2 लिखा है, अगर इसको घात के आधार से देखोगे तो द्विघाती बहुपद है, लेकिन पद के आधार पर देखोगे तो एक पदीय बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर पद के आधार पर पढ़ रहे हो तो क्या हो गया, एक पदीय बहुपद हो गया। और अगर घात के आधार पर देखोगे तो दो घाती बहुपद है, ठीक है। लेकिन द्विघाती बहुपद वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, पद के द्विघाती बहुपद वाला पढ़ चुके हैं हम लोग, पद के आधार पर देख रहे हैं, तो क्या हो गया, केवल इसमें एक पद है तो एक पदीय बहुपद होगा, ठीक है। तो एक पदीय बहुपद के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब देखोगे कि दो पद वाला बहुपद किस तरह होता है, ठीक। मान लीजिए आपने 7 लिखा और फिर y + 3, जितना एक बार प्लस लगा दिए तो एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, तो तुम्हारा होगा द्विपद, ठीक है। तो द्विपदीय बहुपद हो गया। मान लीजिए 6 लिखे का पावर 3 लिख दिए, ठीक है, फिर 2y लिख दिए। तो यहाँ पर भी देखना, घात नहीं देखोगे, अगर घात देखोगे तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया, 3 हो गया। अधिकतम घात 3 हो गया तो त्रिघाती बहुपद हो गया। लेकिन अगर पद के हिसाब से देखोगे तो एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, तो क्या हो गया, द्विपदीय बहुपद है। घात के आधार पर देखोगे तो त्रिघाती बहुपद, पद के आधार पर देखोगे तो द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो 2 पदीय बहुपद,
तो हम लोग दो पदीय बहुपद पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दो पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद का एग्जाम्पल है। तो आप लोग उदाहरण करके लिख लो, यहीं पर समझ लो कि द्विघाती दो पदीय बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग तीन पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद में भी इसी तरह करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक तो दो बहुपद था, अब ऐसा बहुपद लिखो जिसमें तीन पद हो। मान लीजिए आपने लिखा 5x² प्लस 3x+2, आपने इस तरह बहुपद लिख दिया। तो जब इस तरह बहुपद लिखोगे, एक पद, दो पद, तीन पद, केवल प्लस वाला दिखना है। यहाँ पर एक पद गिने, फिर प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद, तो क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। इसी तरह कोई और लिख सकते हो, 7 का पावर x लिखे और इसके ऊपर पावर कुछ भी हो, मान लीजिए पावर 4 कर दिए और फिर 3x कर दिए, फिर 2x²। ठीक, तो आपको इसका पद नहीं, वो नहीं देखना है, घात नहीं देखना है। घात देखोगे तो अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। तो घात के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं, पद के आधार पर देख रहे हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी क्या है, तीन पद वाला बहुपद है। तो अभी हम लोगों ने क्या ना कि बहुपद के प्रकार देखे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा दो भाग में डिवाइड किए, घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। घात के आधार पर रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, तीन घाती बहुपद यानी त्रिघाती बहुपद। इसी तरह जितने ज़्यादा घात रहेगा उतना ज़्यादा उसका नाम दिया जाएगा। जैसे 4 घात आ गया इसमें, तो चतुर्थ घात बहुपद हो गया। इसी तरह 5 आएगा तो उसका भी नाम रहेगा। और हम लोग ने पद के आधार पर देखा, एक पदीय, दो पदीय बहुपद, फिर त्रिपदीय बहुपद, यानी जितना पद रहेगा, एक पद रहेगा तो एक पदीय, दो पद रहेगा तो दो पदीय बहुपद, तीन पद रहेगा तो तीन पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और उसको आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अब हम लोगों को पढ़ना है इसमें एक क्या ना कि एक, अब हम लोगों को पढ़ना है गुणांक। तो आप लोग हेडिंग डालिए, क्या नाम है कि गुणांक क्या होता है। ठीक, कोई भी बहुपद लिखा रहेगा उसमें गुणांक पहचानना रहेगा, तो किस तरह पहचानोगे या किस तरह उसको गुणांक निकालोगे, तो आप लोग पहले हेडिंग लिखो गुणांक। ठीक, उसके बाद में कोफिशिएंट, गुणांक क्या होता है। ठीक, कोई भी बहुपद लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा x बराबर 3x² प्लस 5x+2, ये क्या है, इस तरह रूप लिखने का ये व्यापक रूप बोला जाता है बहुपद का। यहाँ पर अगर x लिखे हो तो जितना भी जो चर यूज होगा x के रूप में x यूज होगा। अगर y लिखते तो यहाँ पर x की जगह पर y होता, x की जगह पर y होता। z यूज करते तो x की जगह पर z होता, x के जगह पर z होता। t यूज करते तो x की जगह पर t होता, x की जगह पर t होता। ठीक है, तो जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप इस तरह लिखा जाता है। अब इसके तुलना करोगे तो गुणांक क्या होता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि x² का गुणांक बताओ। ठीक, x का गुणांक बताओ, और उसके बाद में x3 का गुणांक बताओ। तो गुणांक जो मान लीजिए कि 3x² लिखा हुआ है, तो x² के जो साथ में लिखा हुआ है वही उसका गुणांक होता है। जैसे x² का गुणांक क्या हो गया, 3, तो तुम्हारा x² का गुणांक हो गया। यहाँ पर x है, चर वाला टर्म देखना है आप लोगों को, चर वाला। ठीक, चर देखे तो चर के साथ में क्या लगा है, 5, तो x का गुणांक तुम्हारा हो गया 5। और इसका तुलना करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x² है, तो x² का गुणांक क्या हो गया, 3। यहाँ पर x है और x का गुणांक पूछा है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का पावर 3, यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x का घात 3 है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दोगे। और जो ये होता है जो केवल अचर लिखा रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पर c यूज होता है, तो उसको क्या बताओगे, c का मान कितना है, 2। ठीक, इसी तरह कोई और भी लिख कर देख लो। मान लीजिए लिखा है 7 x का पावर 4, 3 x का पावर 3, तो x का पावर क्या हो गया, 2 + 1। ठीक है, ये फिक्स यहाँ पर मान दे दो। यहाँ पर अब x का पावर 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि x का पावर 4 का क्या ना गुणांक क्या होगा,
तो 6 हो जाएगा। एक्स का पावर 3 का गुणांक 3 हो जाएगा। यानी जो उसके साथ में लगा रहेगा अचर वाला पद, अचर वाला टर्म। अचर क्या होता है? जिसका मान चेंज ना हो, यानी कोई गिनती लिखा हुआ है अचर होता है। तो 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तुम्हारा सब अचर हुआ है, अचर है। ठीक है, तो एक्स का पावर 2 का पूछें कि क्या ना गुणांक क्या होगा, तो 2 होगा। एक्स का पावर 3 का जो गुणांक है 3 होगा। एक्स का पावर 4 का जो गुणांक है क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना था कि क्या नाम है कि जो बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस तरह पहचानते हैं, उसका प्रकार क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, और फिर वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो फिर उसके बाद में ये पढ़े हम लोग पद नहीं, गुणांक के बारे में। उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्नावली है उसको हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जो भी डाउट होगा इसमें तो वैसे तो कुछ करना बहुत ज़्यादा खास नहीं था, कि बस केवल समझना है। अगर 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद में क्या करना है कि जो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है, ठीक है, उसको जब सॉल्व करोगे तो किसी भी प्रकार का और भी डाउट होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों का इतना ही क्लास था। बाकी इससे संबंधित जो प्रश्नावली होगा वो अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।